दोस्तों अभी तक हम लोगों ने अपने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में बहुत सारे बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के टॉपिक्स को कवर कर लिया है, जैसे मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्जन। इसके अलावा अभी हम लोग मेजर ऑफ शेप्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें से अभी तक हम लोगों ने अपने लास्ट वीडियो के अंदर स्किवनेस टॉपिक को भी कवर किया था और उसके कुछ एक न्यूमेरिकल्स को भी देखा था। ठीक है, आज के इस वीडियो में दोस्तों जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो, कर्टोसिस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के टर्म में कर्टोसिस एक्चुअल में होता क्या है, उसके इंट्रोडक्शन पार्ट को भी कवर करेंगे। और आज के ही इस वीडियो में दोस्तों कर्टोसिस से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स वगैरह आते हैं ना, उसको भी मैं कवर करा दूंगा। ठीक है, तो ये वीडियो थोड़ा सा मे बी थोड़ा सा हल्का सा लंबा चला जाए, तो उसके लिए आपको पेशेंस रखना है और पूरी वीडियो को आराम से देखना है। ठीक है, एकदम आराम से रिलैक्स होकर के देखो, कुछ भी आपको लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। पीडीएफ का लिंक जो भी होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो कर्टोसिस है कोई बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल नहीं है, बट थोड़ा सा मैंने यहाँ पर बताने के लिए, समझाने के लिए एक छोटी सी डेफिनेशन ली है। जितना हो सकता है उतना खुद ही मैं सिंपल यहाँ पर रखता हूँ। ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है कि जे जितना ज़्यादा सिंपल से हो सकता है उतना ज़्यादा सिंपल वे में मैं आप लोगों को भी समझाने की कोशिश करता हूँ, खुद भी समझता हूँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाता। जितना क्वेश्चंस आने रहते हैं एग्जामिनेशंस वगैरह में, ठीक है, उतना ही सफिशिएंट रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर कर्टोसिस एक्चुअल में होता क्या है, स्किवनेस के बारे में हम लोगों ने देखा था। जैसे कि हम लोगों ने 3 तरीके से ग्राफ्स को देखा था। अगर अभी तक नहीं देखा आपने स्किवनेस क्या होती है, तो उसको देख लो जा करके, स्किवनेस के इंट्रोडक्शन पार्ट को देख लो जा करके। यहाँ पर कर्टोसिस क्या होता है, कर्टोसिस के बारे में जो दोस्तों होता है वो होता है क्या होता है, इसकी पीकनेस। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि कर्टोसिस इज अ मेजर ऑफ द टेल टेल टेल्डनेस एंड पीकनेस, या फिर टेल्डनेस इसको बोल सकते हो या फिर पीकनेस भी बोल सकते हो। टेल का मतलब क्या होता है, TAIL। टेल का मतलब क्या होता है, टेल्डनेस यहाँ पर लिखा हुआ है ना, जब TAIL। टेल क्या होती है, ये क्या होती है, पूंछ होती है ना, जो जैसे कि कोई भी जानवर होती है उसकी पूंछ होती है। गाय, बकरी, बैल, कोई भी हो गया, उसके पूंछ होता है। ठीक है, तो उसी तरीके से पूंछ को क्या बोलते हैं हम लोग, टेल बोलते हैं। ठीक है, और पीक क्या होती है, पीक क्या होती है, पीक का मतलब क्या होता है, जो चोटी होती है। ठीक है, एक जैसे पीक का मतलब क्या, कि जो सबसे ऊपर है। पीक पॉइंट मतलब सबसे ऊपर ऊंचा पॉइंट। ठीक है, तो पीकनेस या फिर टेल्डनेस, इन दोनों दो वर्ड्स को ही कॉम्बिनेशन से ही इन दोनों में से किसी एक को भी लिख सकते हो। यहाँ पर मैंने दोनों ही लिख दिया है, क्योंकि यहाँ पर लिखा ही हुआ कि कर्टोसिस इज अ मेजर ऑफ द टेल्डनेस और पीकनेस ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन। किसी भी तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास में दिया होगा, कर्टोसिस क्या करता है, कर्टोसिस की हेल्प से हम उसकी टेल्डनेस मतलब कि उसकी जो शार्पनेस होती है ना, जैसे पीकनेस का मतलब कि कितना ऊंचा है, कितना मतलब कि कितना पीकनेस है, उसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी देखिए मेरे पास में यहाँ पर कुछ एक डायग्राम्स हैं, जिसकी हेल्प से आप अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे पहला एक आपको डायग्राम दिख रहा है, इसमें क्या है इसको थोड़ा सा मैं ऐसे कर देता हूँ, है ना, तो हाँ, तो अब सही है। तो यहाँ पर देखो, ये एक तरीके से जो फर्स्ट नंबर है, 3 ग्राफ है, फर्स्ट, सेकंड, ठीक है, और थर्ड। ठीक है, तो इसको अभी फर्स्ट वाले को बात करते हैं, सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखो आपके पास में 3 तरीके से ग्राफ दिए, एक तरीके से आपके पास में क्या इसको कर्व की तरीके से बोल सकते हो, कर्व बोल लो, वेव बोल लो, एक तरीके की क्या है, कर्व है, वेव है। इन तीनों में डिफरेंस क्या है, देखो आप सबसे पहले अपने मन से दिमाग लगाओ कि इन तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है। जो सबसे पहला वाला है उसमें क्या है, बहुत ज़्यादा लंबी लंबी सी टेल्स हैं, इनकी जो पूंछ है ना वो क्या है, लंबी सी है। ठीक है, ये देख रहे हो कितनी कितनी इधर तक गई है। उसके बाद में जो दूसरा वाला है उसमें जो पीकनेस है वो थोड़ी सी कम हुई है, मतलब कि कम का मतलब थोड़ा सा हल्का सा ब्लंट है, देख रहे हो, ऐसा है। ठीक है, और इसकी पूंछ भी क्या है, हल्की सी कटी हुई है, इतनी ज़्यादा नहीं जितनी कि इसमें फर्स्ट वाले में। ठीक है, और जो थर्ड वाला है, थर्ड वाले में दोस्तों और भी ज़्यादा ऊपर, ये एकदम ब्लंट सा है, मतलब कि एक ऐसा इसको बोल सकते हो जैसे कि ये लंबा बच्चा है और ये थोड़ा सा मीडियम साइज का है और ये एकदम नाटा ही है, मान लो। ठीक है, कोई भी इस तरीके से इसको आप मान सकते हो। तो ये 3 तरीके के अगर आपने ग्राफ बना दिए ना, और यहाँ पर 3 तरीके के आपने नाम लिख दिए, लेप्टोकर्टिक, मेसोकर्टिक, प्लेटोकर्टिक, इसका मतलब कि आपके जो भी मार्क्स हैं वो उसमें से आधे जो मार्क्स हैं वो पक्के हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये ग्राफ ही डिफाइन करते हैं, ये ग्राफ ही बताते हैं कि कर्टोसिस एक्चुअल में होता क्या। तो कर्टोसिस एक्चुअल में कुछ भी नहीं होता है, कर्टोसिस यही, इसी का मतलब है कि कर्टोसिस हमको ये बताता है कि किसी भी तरीके की जो भी
भी वेव है, वेव का मतलब पीकनेस या फिर टेल्डनेस को बताता है। इसमें देखो लंबी लंबी सी पूंछ है, इसकी जो पीक है वो कितनी ऊंची है, इसमें से जो पूंछ है वो क्या हो गई, थोड़ी सी शॉर्ट हो गई, और इसकी जो पीक है, पीकनेस भी उतनी नहीं है, थोड़ा सा ऊपर से ब्लंट है, ठीक है, इतनी नहीं है। और इसमें तो बिल्कुल ही देखो पूंछ भी एकदम से शॉर्ट हो गई है, और जो ब्लंटनेस है वो भी बहुत सारी बढ़ गई, ठीक है, उसमें तो पीकनेस बिल्कुल है भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको 3 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा पीकनेस और टेल्डनेस होती है उसको हम लोग लैप्टोकर्टिक के नाम से जानते हैं। इसको नाम को अच्छे से नोट 1-2 बार प्रोनाउंसिएशन कर लो, लैप्टोकर्टिक, लैप्टोकर्टिक, ठीक है। इसी तरीके से मेसोकर्टिक इसको बोलते हैं, जो बीच वाली होती है, बीच वाला जो कि बहुत ज्यादा ना जिसके टेल्डनेस होती है ना ही बहुत ज्यादा पीकनेस होती है, मीडियम सी होती है, ठीक है। और जिसकी एकदम पीकनेस भी नहीं होती, बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट सी एकदम बहुत ही कम सी टेल्स भी होती हैं, तो उसको हम लोग प्लेटोकर्टिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेटोकर्टिक, ठीक है। इसको बोल करके देख लो आप लोग, ठीक है। अब नाउ यहाँ पर हमारे पास में कुछ एक यहाँ पर लिखा हुआ है कि देखो ये जो देख रहे हो ना, ये वी नहीं, एक्चुअल में ये गामा है। गामा का मतलब आपने पढ़ा होगा ना, गामा क्या होता है। तो और ये नीचे वाला क्या है, वो बी नहीं है, बीटा है, बीटा है, ठीक है। तो गामा है और बीटा है। अब हमको कैसे डिफाइन करेंगे कि कौन सा लेप्टोकर्टिक है, कौन सा मेसोकर्टिक है, कौन सा प्लेटोकर्टिक है। तो हमको यहाँ पर अगर देखो गामा की जो भी वैल्यू है, गामा की वैल्यू अगर लेस देन 0 आ रही है, ठीक है। इसी तरीके से बीटा की वैल्यू जो भी है वो लेस देन 3 आ रही है, बीटा 2 की वैल्यू लेस देन 3 आ रही है, ठीक है। तो ये क्या होगा, लेप्टोकर्टिक होगा। इतनी चीजें ध्यान रखनी है। जैसा भी ये है इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आपको जो भी पीडीएफ है वो लिंक जो भी होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से जो भी मेसोकर्टिक है, मेसोकर्टिक में जो गामा होता है ना, गामा की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। और बीटा 2 की जो भी वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, इक्वल्स टू 3 के बराबर होती है। इसी तरीके से जो भी प्लेटोकर्टिक होता है, प्लेटोकर्टिक में जो भी गामा की वैल्यू होती है, गामा 2 की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, लेस देन 0। इसमें क्या होती है, गामा 2 की वैल्यू मोर देन 0, इसमें क्या होती है, इक्वल्स टू, और इसमें क्या होती है, लेस देन 0, ठीक है। और बीटा की भी वैल्यू जो होती है वो लेस देन 3 होती है, ठीक है। तो इतना इसको अच्छे से ध्यान रख लो। अगर इतना आपने ध्यान रख लिया तो इसका मतलब कि आपको अच्छे से मार्क्स मिल जाएंगे। अब नाउ हम लोग कैसे मेजर करेंगे कर्टोसिस को, एक्चुअल में हम लोग मेजर कैसे करेंगे। तो हमारे पास में यहाँ पर कुछ एक फॉर्मूले लिखे हुए हैं। जैसे बीटा 2 को अगर कैलकुलेट करना हमको, ठीक है, तो बीटा 2 को कैलकुलेट करना हो तो हम लोग μ4 अपॉन μ2 का होल स्क्वायर, इस तरीके से हम इसको अगर कैलकुलेट कर देंगे तो बीटा 2 की हमारी वैल्यू निकल करके आ जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बीटा 1 की बात करें, बीटा 1 को अगर हमको कैलकुलेट करना होगा तो μ3 का होल स्क्वायर अपॉन μ2 का होल क्यूब, ठीक है। ये यहाँ पर से आपको इसको फॉर्मूले को ध्यान रखना है। इसी तरीके से हमारे पास में कुछ और नीचे और भी फॉर्मूले लिखे हुए हैं, इसको अगर आप चाहो तो नोट कर सकते हो। और जो म्यू की वैल्यू होती है वो क्या होती है, सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, ठीक है। ये होती है क्या होती है, μ1 की वैल्यू डी स्क्वायर लग जाए तो यहाँ पर हमें μ2 की वैल्यू होगी, और अगर μ3 हो जाए तो हमको d का क्यूब लगा देना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग μ1 μ2 μ3 इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। μ1 μ2 μ3 कैलकुलेट करने के बाद में हम बीटा 1 बीटा 2 को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और जब हमारे पास में बीटा कैलकुलेट हो जाएगा तो हम उसको गामा 2 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, गामा की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर से गामा की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, प्लस माइनस के साइन लगा कर, √b लगा करके, और गामा 1 की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। और नीचे क्या लिखा हुआ है, एक स्टैंडर्ड डेरिवेशन लिखा हुआ है। तो स्टैंडर्ड डेरिवेशन क्या होता है, अगर आपको μ2 की वैल्यू पता है ना, तो आप इसका एक स्टैंडर्ड डेरिवेशन का भी यहाँ पर से ऐसे निकाल सकते हो इसको, μ2 अंडर रूट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर जितने भी फॉर्मूले लिखे हुए हैं, अब ये फॉर्मूले मैं आपको याद तो नहीं करवा सकता, बट हाँ आपको इनको अच्छे से याद कर लेना है। ये अभी हमको आगे क्वेश्चंस में काम आएंगे। तो चलिए अब क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखो एक बहुत बड़ा सा लंबा सा क्वेश्चन है, जो कि मैं इस वजह से इतना बड़ा क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जिससे कि आप लोगों को 1-2 क्वेश्चन ही लगाना पड़े, फिर तो आप छोटे छोटे आराम से कर लोगे, ठीक है। क्योंकि अगर बड़े से बड़े, एक्चुअल में बड़ा कुछ भी नहीं, अगर आपको सारे स्टेप्स आते हैं ना, अगर पीछे के पुराने जितने भी कॉन्सेप्ट वगैरह हैं वो अगर क्लियर हैं तो डज नॉट मैटर कि आपको कितने लंबे स्टेप्स करने पड़े। अगर आपको पीछे के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, दैट इज सफिशिएंट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि कैलकुलेट फर्स्ट 4 मूवमेंट्स जो होते हैं ना, ये क्या होता है, μ1 μ2 μ3 μ4, ये क्या होते हैं, हमारे मूवमेंट्स होते हैं, ठीक है। मूवमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा एंड फाइंड आउट b1 एंड b2,
सॉरी, है ना, बीटा 1 एंड बीटा 2। तो बीटा 1 की भी वैल्यू हम लोगों ने देखा था, बीटा 2 की भी वैल्यू देखा था यहाँ पर फॉर्मूले से, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूले में क्या होता है, बीटा 1 क्या होता है, म्यू 3 का क्यूब, म्यू 3 का होल स्क्वायर अपॉन म्यू 2 का होल क्यूब, ठीक है। इसी तरीके से बीटा 2 का जो भी फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, म्यू 4 अपॉन म्यू 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। अभी हम लोग देखो यहाँ पर बात करते हैं, हमारे पास में एक डेटा गिवन है, वेट्स इन किलोग्राम और नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक है। तो हमको अभी क्या करना है, सबसे पहले हमको सबसे पहले बीटा को कैलकुलेट करने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, म्यूज़ की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, म्यू 1 म्यू 2 म्यू 3 म्यू 4, ठीक है। तो इन सभी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और इनको निकालने का हमारे पास में सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, देखो हमको क्या करना पड़ता है, सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ क्यूब अपॉन सिग्मा एफ, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने म्यू की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना है, जो भी आपके पास में एक्स गिवन है, इतने लंबे प्रोसेस को अभी नहीं देखना है, अभी केवल हमको थोड़े से प्रोसेस को देखना है, ठीक है। तो अभी हमने जितना भी एक्स है उसको निकाल लिया, ठीक है, एफ है जो भी है उसको लिख लिया। हमने क्या किया, एफ एक्स को निकाल दिया, जो हमारा एफ एक्स, इसको इससे मल्टीप्लाई करके ना 3 इंटू 60 करोगे 180 आएगा, ठीक है। तो एफ एक्स को हमने कैलकुलेट कर लिया यहाँ पर से, और एफ एक्स को जब हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास में हमको डी निकालने के लिए क्या चाहिए, मीन चाहिए ना। तो क्यों मीन क्यों चाहिए, एक्स माइनस एक्स बार होता है, क्योंकि डी क्या होता है, एक्स माइनस एक्स बार होता है, ठीक है। तो एक्स माइनस एक्स बार के लिए हमको क्या चाहिए, एक्स बार हमको कहाँ से मिलेगा, मीन से ही मिलेगा। और मीन को हमको निकालने के लिए हमने यहाँ पर क्या किया, हमको फॉर्मूला पता है मीन निकालने का क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो हमारे पास में सिग्मा एफ एक्स कितना निकल करके आया, 2860, और सिग्मा एफ कितना निकल करके आया, 44। इन दोनों से हमने इसको डिवाइड कर दिया, हमारे पास में आंसर आ गया, मीन की वैल्यू आ गई 65 हमारा क्या है, मीन है, ठीक है। अब नाउ हमारे पास में एक्स बार तो निकल आया है ना, तो एक्स बार निकल आया, तो यहाँ पर हम इसको एक्स बार की जगह इसको 65 मान लो, ठीक है। तो अब 60 में से 65 को माइनस करोगे कितना आएगा, माइनस का 5, 61 में से 65 को माइनस करोगे माइनस का 4, 62 में से 65 को माइनस करोगे -3, 63 में से 65 को माइनस करोगे -2। इस तरीके से हमने क्या कर लिया, अपना डी को कैलकुलेट कर लिया। जब हमारा डी कैलकुलेट हो गया, डी कैलकुलेट जब हो गया, तब हमने क्या निकाल दिया, क्योंकि हमको म्यू निकालने के लिए हमको क्या क्या चाहिए होता है, सिग्मा एफ डी चाहिए होता है, सिग्मा एफ डी स्क्वायर चाहिए होता है, सिग्मा एफ डी का क्यूब चाहिए होता है। फिर म्यू 4 निकालने के लिए हमको सिग्मा डी 4 का डी सिग्मा एफ डी की पावर 4 भी चाहिए होता है, ठीक है। इस तरीके से हमको ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो इस वजह से हमने यहाँ पर से देखो सिग्मा एफ डी, जो हमारा एफ डी का कॉलम हमने बनाया, एफ को डी से मल्टीप्लाई किया, फिर ठीक है डी को स्क्वायर करके हमने उसका एफ से क्या करवा दिया, यहाँ पर से एक कॉलम बना लिया, डी का हमने क्यूब बना करके हमने एफ से मल्टीप्लाई करवा करके एक कॉलम बनाया, फिर डी का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा करके एफ से साथ में उसका मल्टीप्लाई करवा करके हमने यहाँ पर कॉलम बना लिया। ये सारी चीज़ें सिंपल हैं, बट आपको देखने में अभी लग रही होगी बहुत कठिन सी, क्योंकि आपके पास में कैलकुलेटर वगैरह दिया जाएगा, इसको सबको आप कैलकुलेट कर सकते हो। इतना नहीं कर सकते आप, इतना तो कर ही सकते हो ना। मान लो कि अगर आपके पास में डी गिवन है, एफ गिवन है, एफ है आपके पास में 3D है, आपके पास में 5, इन दोनों का मल्टीप्लाई तो करवा ही सकते हो ना। 3 इंटू 5 करोगे तो माइनस का 15 ही तो आएगा, है ना, क्या दिक्कत आ रही है। उसके बाद में यहाँ पर देखो, इसका अगर आप स्क्वायर करोगे 5 इंटू 5 करोगे कितना आएगा, 25, -5 इंटू -5 करोगे 25 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर 75, ठीक है। तो डी स्क्वायर की वे आपने वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अब क्यूब की वैल्यू निकालनी है, तो यानी कि 5 इंटू -5 इंटू -5 इंटू -5 3 टाइम्स करो, कितना आएगा, 125 आएगा। 125 का किससे मल्टीप्लाई करवाना है, 3 से। कैलकुलेटर तो आपके पास में दिया ही जाएगा ना। उसी तरीके से जब हमारे पास में डी की पावर 4 है, तो हमको डी को कितने बार लिखना होगा, 4 टाइम्स, यानी कि -5 इंटू -5 इंटू -5 इंटू -5। इस तरीके से हमने क्या करना है, D4 की भी वैल्यू कैलकुलेट करके उसको F से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना, 3 के साथ में मल्टीप्लाई कर देना, आ जाएगा आपके पास में 1875। और यहाँ पर से इसको सबको लिख करके सिग्मा की वैल्यू सबके सिग्मा निकाल लो, ठीक है, आराम से। आपने यहाँ पर देखो मेरे पास में इसका सिग्मा आया 0, इसका सिग्मा आया 938, इसका इतना सिग्मा यहाँ पर से हमारे पास में आ चुका है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, μ1 μ2 μ3 μ4 की वैल्यूज़ को क्या करना है, कैलकुलेट करना
करना है। मे बी ये आपको थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन लग रहा होगा, बट दोस्तों अगर ये आप कर लोगे इसका मतलब कि जितने जितने छोटे छोटे से क्वेश्चन है ना सारे कर लोगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हल्के में मत लो, अच्छे से करने की कोशिश करो। मैं आप लोगों को समझाता हूँ, ठीक है, कैसे करना है। तो यहाँ पर देख रहे हो ना आप कि अब देखो म्यू वन हमारा क्या है, सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ डी का यहाँ पर कितना आया, जीरो आया है ना, तो जीरो आया। यहाँ हमने क्या लिखा, जीरो लिखा, और सिग्मा एफ कितना लिखा, 44। तो जीरो को 44 से डिवाइड कराओगे क्या आएगा, जीरो, ये आंसर आएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर म्यू टू को निकालने के लिए सिग्मा एफ डी स्क्वायर हमारा कितना निकल के रखा था, 938, और सिग्मा एफ कितना है, वो तो हमारा 44 है ही, ठीक है। उसके बाद में इसको इससे डिवाइड करवा दोगे, कैलकुलेटर आपको दिया ही जाएगा, तो 21.3 इसका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेटर दिया नहीं जाएगा, मतलब आपको ले करके जाना पड़ेगा, बाद में बोलो कि कैलकुलेटर दिया जाएगा, ऐसा बोल दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर देखो म्यूथसी की वैल्यू जब निकालनी हो, तो म्यूथसी की वैल्यू को निकालने के लिए सिग्मा एफ डी का क्यूब अपॉन एफ सिग्मा एफ, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या कर दिया, जो आपने वैल्यू को कैलकुलेट कर दिया था 7608 अपॉन 44, देखो यहाँ पर इसका आंसर आ गया, ठीक है। उसी तरीके से म्यू फोर की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर आपने जो भी वैल्यू इसकी वो निकाली थी अपॉन 44 से उसको करके क्या कर दिया आपने, म्यू वन, म्यू टू, म्यू थ्री, म्यू फोर, इन चारों की वैल्यूज को कैलकुलेट कर लिया। अब हमारी बात में जो बात आती है फाइनल, जो हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हमारे क्वेश्चन में यही पूछा गया है ना कि बीटा वन और बीटा टू की वैल्यू को बताओ, ठीक है। तो हमने बीटा वन और बीटा टू की वैल्यू को बताना है, कैलकुलेट करना है। इस वजह से हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, बीटा वन की क्या फॉर्मूला होता है, म्यू थ्री का होल स्क्वायर अपॉन म्यू टू का होल क्यूब, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होता है। जो भी हमारे पास में वैल्यूज़ के आंसर्स गिवन है उसको हमने उसकी वैल्यू की जगह पुट करके आराम से निकल के हमको क्या निकाल लें, वैल्यूज़ निकाल लेने, अपने मन से निकाल करके देख लेना, आंसर ये आएगा 3.094, ये करके आंसर आ जाएगा बीटा वन का। और बीटा टू की अगर बात करें तो वहाँ पर हमारा फॉर्मूला होता है म्यू फोर अपॉन म्यू टू का होल स्क्वायर, ठीक है। तो म्यू फोर हमारा इतना दिया गया है, म्यू टू का हमारा होल स्क्वायर तो 21.3 इंटू 21.3 जो भी हमारी वैल्यूज़ होंगी उसको मल्टीप्लाई करके आराम से उसका भी आप आंसर निकाल लेना, ठीक है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो बीटा टू की वैल्यू है, यहाँ पर से दोनों को कंपेयर करो। अगर जो देखो बीटा वन की वैल्यू कितनी आ रही 3.094, बीटा टू की वैल्यू कितनी आ रही 5.942, दोनों में से कौन बड़ा है, ऑब्वियसली ये बड़ा है, ठीक है, 5.942 ये बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, हेयर वैल्यू ऑफ बीटा टू इज ग्रेटर देन 3। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो बीटा टू की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 3 है। तो इस तरीके से हम इसको बता भी सकते हैं कि जो हमारा कर्व है वो क्या है, लैप्टोकर्टिक है। क्यों, क्योंकि जो बीटा टू की वैल्यू है वो हमारी क्या है, मोर देन 3 है, ठीक है। ग्रेटर देन 3 का मतलब कि 3 से हमारी जो वैल्यू है वो क्या है, बड़ी है, ठीक है। तो हमारा जो भी कर्व होगा वो क्या होगा, लैप्टोकर्टिक होगा। कैसे, अब यहाँ पर देख सकते हो आप, जो बीटा टू की वैल्यू है वो मोर देन 3 होगी तो आपका जो कर्व होगा क्या होगा, लैप्टोकर्टिक होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको डिफाइन करके लिख भी सकते हो, ठीक है, कि हियर वैल्यू ऑफ बीटा टू इज ग्रेटर देन 3 सो द कर्व इज लैप्टोकर्टिक। सो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो चला जाएगा, ठीक है, फिर आपको ही दिक्कत होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही आप करो, इतना ही होमवर्क में अच्छे से कर लो कि कर्टोसिस को निकालना अच्छे से सीख लो। इस वाले क्वेश्चन को अगर आपने कर लिया है ना तो यहाँ पर आपके सारे फॉर्मूले जितने भी हैं या सारे जितने भी फॉर्मूले यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं ये सारे यूज़ हुए जा रहे हैं। बस यहाँ पर गामा के कुछ एक फॉर्मूले हैं वो नहीं यूज़ हो रहे हैं, तो इसको अच्छे से कर लो, इसको भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है। और हम लोगों को अभी बहुत सारे एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी करना है, थ्योरेटिकल पार्ट्स को भी कवर करना है, जैसे कि कर्टोसिस और स्किवनेस में क्या डिफरेंस होता है और स्किवनेस और डिस्पर्जन में क्या डिफरेंस होता है। बार बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, इनके वीडियो को भी अभी अपलोड कर दूंगा तो उसको भी देख लेना, ठीक है। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। कोई भी दिक्कत होती है मेक एटलीस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन इम्प्रूव इट और सॉल्व योर प्रॉब्लम, जो भी आपकी प्रॉब्लम उसको सॉल्व कर दूं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में बताओ, पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं और वीडियो पसंद आ जाए उसको भी लाइक कर देना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू वंस अगेन।